सो ये डिमांड अभी स्ट्रक्चरल नजर आती है। डेटा इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले सालों में सिल्वर की डिमांड काफी, दिस इज अ स्ट्रक्चरल थीम जहां फोकस ऑन माइनिंग काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा। और जिस तरीके से एक्सपोर्ट कंट्रोल्स निकल के आ रहे हैं, टैरिफ के थ्रेट्स निकल के आ रहे हैं, कंट्रीज आर फोकसिंग मोर ऑन इन बिटवीन। जब भी प्राइसेस ओवरशूट हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सेसिव स्पेकुलेशन होगी, तो यहाँ पर आपको जरूर कुछ ऑलरेडी काफी मूव हो चुका है 2026 में। अब सब सोच रहे हैं पैसा बन गया है और भी बाकी है। जब भी कोई एसेट परफॉर्म नहीं करता, हम उसको चेज नहीं करते, बट दैट इज अ टाइम व्हेन स्मार्ट मनी। आप जब भी देखोगे एक यूफोरिक मूव हम आते हुए देखते हैं, बीट गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और एनी अदर एसेट क्लास, बीट क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो, एवरीबडी इज गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। तो ये हमें ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में क्या सिग्नल दे रहे अभी, क्योंकि अभी गिरा हुआ है प्राइस, द प्राइस हैज जस्ट फॉलन। सो ग्लोबल इकोनॉमी की पिक्चर स्लाइटली डिफरेंट है एंड कॉपर एंड सिल्वर एक कि डी डॉलराइजेशन कितना टाइम लगेगा, शुरू तो हो गया है, तो आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? चाइना हैज स्टार्टेड सेलिंग यूएस ट्रेजरीज बिकॉज चाइना ब्रिक्स को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है। बट वहीं अगर हम देखें तो यूरोप और जापान में ये शिफ्टिंग ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा। सो डी डॉलराइजेशन, ये जहां पे चाइना का बूम चल रहा था और चाइना का बूम खत्म हुआ और प्राइसेस वेंट डाउन, इज हाईली अनलाइकली देन इनके प्राइसेस, इन मेटल्स की प्राइसेस बहुत, या कमोडिटीज की प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेजर रिस्क। सुगंधा जी, अगर मैं आपको पूछूं कि 5 साल में गोल्ड का प्राइस कहां पे होगा? नमस्ते सुगंधा जी, वेलकम टू इनर हैबिट। पहले तो मैं व्यूअर्स को बता दूं, सुगंधा जी इज एन अकम्प्लिश्ड financial market professional. She has a 21-year track record in research, strategy and client engagement. उसने उसकी खुद की कंपनी शुरू की है, SS Wealth Street करके। तो वेलकम। Thank you Shruti for inviting me. सुगंधा जी, we are going to be talking about gold, silver और copper और उसके इंडिकेटर्स के बारे में। तो मार्केट्स कभी कभी हेडलाइन से पहले सिग्नल देना शुरू कर देते हैं। अगर हम गोल्ड, सिल्वर और कॉपर को इंडिकेटर्स की तरह देखें, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, तो ये हमें ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में क्या सिग्नल दे रहे अभी, क्योंकि अभी गिरा हुआ है प्राइस, द प्राइस हैज जस्ट फॉलन। सो श्रुति, हम शॉर्ट टर्म को नहीं देखेंगे, हमें स्लाइटली लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। यहाँ लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स कुछ और ही इंडिकेशंस दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये एक फ्रेगमेंटेड वर्ड नजर आ रहा है। जिस तरीके से सोवरेन डिमांड गोल्ड की बढ़ती हुई नजर आ रही है पिछले काफी सारे सालों से, दिस इज इंडिकेटिव कि ये डॉलर सेंट्रिक वर्ड से हम एक फ्रेगमेंटेड वर्ड की तरफ मूव करते जा रहे हैं, जहां गोल्ड को बाय करना और रियल एसेट्स को चेज करना इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इनफैक्ट सेंट्रल बैंक्स भी प्रेफर कर रहे हैं। वही सिल्वर और कॉपर एक नई थीम को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। कोई भी कमोडिटी में जो सुपर साइकिल्स होते हैं या स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, they are backed by some themes, be it industrial revolution or manufacturing expansion or any major change in industrial activity. ये सब चीजें होती हैं जब हम कोई भी सुपर साइकिल आते हुए देखते हैं। अभी जो सुपर साइकिल कह सकते हैं या कमोडिटी में स्ट्रक्चरल चेंज कह सकते हैं, that is driven by renewable energy focus. So जो एक फोकस है ग्लोबल इकोनॉमी का या ग्लोबल सारी कंट्रीज का, वो है एनर्जी शिफ्ट की तरफ। सो यहाँ पर सिल्वर एंड कॉपर एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके से इस ट्रांजिशन में कॉपर की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, सिल्वर की डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये एक अलग ही थीम को रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ रही है। सो व्हाइल गोल्ड इज इंडिकेटिंग समथिंग एल्स अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी, कॉपर एंड सिल्वर एक मेजर ट्रांजिशन की तरफ इंडिकेशंस देते हुए नजर आ रहे हैं, और इनकी डिमांड इस एनर्जी ट्रांजिशन की थीम में बहुत स्ट्रांग निकल के आती हुई नजर आ रही है। इवन दो ग्लोबल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके की IMF की लास्ट ईयर की 2 बार रिपोर्ट्स निकल के आई, उन्होंने काफी सारे स्ट्रेटेजिक रिस्क की बात की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क की बात की, और उन्होंने ये भी बात की कि इवन दो अपर सरफेस पे तो इकोनॉमी स्ट्रांग नजर आ रही है, बट बीनीथ द सर्फेस काफी कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। सो ग्लोबल इकोनॉमी की पिक्चर स्लाइटली डिफरेंट है एंड कॉपर एंड सिल्वर एक अलग ही थीम पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट सारे जो बेस मेटल्स की मैं बात करूंगी, वो अलग थीम पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप रेयर अर्थ मटेरियल्स की डिमांड देखोगे, वो काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है,
सो हर एक स्ट्रक्चरल चेंज जो हम ग्लोबल इकोनॉमी में आते हुए देखते हैं, वहाँ हर टाइम पे अलग अलग मेटल्स की डिमांड या एनर्जी ड्रिवन डिमांड होती है जो एक स्ट्रक्चरल चेंज को डिफाइन करती है। तो सुगंधा जी, ये हम कमोडिटी सुपर साइकिल जैसे फ्रेज की बात करें और आज बहुत कॉमन हो गया है ये, तो ये क्या जेन्युइन सुपर साइकिल है या टेम्परेरी एक्साइटमेंट आपको लग रही है? और इसमें लोगों को आप समझा सकते हैं कि कमोडिटी साइकिल जो है वो क्या है? सी श्रुति, देखिए तो कमोडिटी सुपर साइकिल हमने पहले भी बहुत बार देखी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या पिकअप इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब फैक्टर्स रहते हैं जो कोई भी सुपर साइकिल को डिफाइन करते हैं। सी लास्ट सुपर साइकिल अगर अभी हम जो रिसेंट की बात करते हैं, दैट वाज फ्रॉम 1900 टू 2000 टू 2014, जो भी लेटेस्ट थी। इट वाज मेजरली जो चाइना में हमने इतनी इकोनॉमिक एक्सपेंशन आते हुए देखी, इतना मेजर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर आते हुए देखी, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया रॉ मटेरियल्स की डिमांड पर। सो जहाँ कॉपर, लेड, निकल, एल्यूमिनियम, इन सब की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई और इसके साथ साथ एनर्जी की डिमांड भी बहुत बढ़ती हुई नजर आई। सो बट 2014 के बाद चाइना में जिस तरीके से हमने स्लो डाउन आते हुए देखा, एक्सेसिव सप्लाई बनती हुई देखी, ये सुपर साइकिल कुछ हद तक फिजल आउट होती हुई नजर आई। अब जो लेटेस्ट सुपर साइकिल की अगर मैं बात करूं, ये अभी हम मिड स्टेज में चल रहे हैं। ये 2020 में स्टार्ट हुई और अब जो थीम है विच इज प्लेइंग आउट, दैट इज मोर लाइक, इफ यू कैन से, सुपर स्क्वीज वाली थीम है। यहाँ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस बनी हुई है, रिसोर्स नेशनलिज्म बनी हुई है। दिस इज द मेजर थीम। और जिस तरीके से माइंस में अंडर इन्वेस्टमेंट है, दिस इज द मेजर थीम विच इज ड्राइविंग कमोडिटी प्राइसेस। बिकॉज काफी सारे सालों से अगर हम देखें तो माइनिंग में हमने मेजर इन्वेस्टमेंट्स आते हुए नहीं देखी है और कोई भी माइन को लाने में, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में टेक्स लॉट्स ऑफ ईयर्स, ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर का ये साइकिल होता है। सो कोई भी कमोडिटी की, इवन इफ द डिमांड पिक्स अप, सप्लाई इमीडिएटली मैचअप नहीं कर सकती है। इट विल टेक ईयर्स टू मैच अप टू दैट सप्लाई। सो इस टाइम पे हम प्राइसेस में एक मेजर अप मूव आते हुए देखते हैं। सो एज ऑफ नाउ, येस, इट इज अ कमोडिटी सुपर साइकिल, but it's largely driven by super squeeze rather than, more than the demand side, it is backed by the supply side constraints. So recent example we can take, जो भी वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, यहाँ एनर्जी को लेके, एनर्जी सिक्योरिटी को लेके कंट्रीज काफी ज्यादा सेंसिटिव होती जा रही हैं। दे आर फोकसिंग ऑन देयर एनर्जी सिक्योरिटी बिकॉज सप्लाई साइड रिस्क काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर की ओर ग्रेड्स में हम देखें तो काफी ज्यादा कंस्ट्रेंट्स नजर आ रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की कंस्ट्रेंट्स नजर आ रहे हैं, विच इज लीडिंग टू अ रैली इन कॉपर प्राइसेस। सो सिमिलर ट्रेंड्स अभी अगर हम देखें तो पिछले काफी सालों से चले आ रहे हैं एंड दे सीम टू कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल नाउ। So yes, this is a commodity super cycle, but we are somewhere in the middle of this commodity super cycle. Right. You said this is more of a supply constraint issue, if I'm not mistaken. Now, when you talk about previous super cycle, जैसे कि चाइना की super cycle, और वो हुई थी because of China's growth. So we are talking about supply constraints. How is this going to change in the future? Where we were looking at 2000, I think, the year 2000 to 2014, rightly said, जहां पे चाइना का एक्सपांशन चल रहा था एंड चाइना's growth was massive, और वो was basically rallying, gold, silver and copper. How is this going to be different in the future now? This is going to be very different because we are in a world where we are seeing a massive shift in terms of AI-led growth. यहाँ AI data centers, infrastructure, इसकी डिमांड काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड काफी बढ़ रही है। ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन की डिमांड काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोलर पैनल्स की डिमांड बढ़ रही है। सो इन सब में ही, इफ यू सी, यू नीड अ लॉट ऑफ कॉपर एंड यू ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ सिल्वर इन मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस। सो ये डिमांड अभी स्ट्रक्चरल नजर आती है। डेटा इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले सालों में सिल्वर की डिमांड काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई नजर आएगी, कॉपर की डिमांड काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ती हुई नजर आएगी एंड सप्लाई इमीडिएटली मैचअप नहीं कर पाएगी। इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली सिल्वर, सिल्वर की मार्केट इज इन अ डेफिसिट फॉर लास्ट 5 years. दिस ईयर अगेन इट इज एस्टिमेटेड 49.6 मिलियन आउंसेस का डेफिसिट रह सकता है और अगले कुछ सालों में भी सोलर पैनल्स की डिमांड इटसेल्फ विल कंज्यूम ऑलमोस्ट 25% of the total supply of silver. So this is a massive shift which we are noticing. Yes, यहाँ पर कुछ रिस्क जरूर रहते हैं. It is not going to be a linear upside in wheat, copper और silver और rare earth material की अगर मैं बात करूँ, यूरेनियम एंड ऑल. सो यहाँ पर आपको स्ट्रेट अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा. इन बिटवीन देयर विल बी पीरियड्स
जहां पर आपको ओवर एक्सूबरेंट प्राइसेस में एग्जैजरेशन आती हुई दिखेगी, स्पेकुलेशन बढ़ती हुई दिखेगी, and that will lead to some short-term corrections in prices. But then overall, if you identify the longer-term trends, this is a structural theme जहां फोकस ऑन माइनिंग काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा, और जिस तरीके से एक्सपोर्ट कंट्रोल्स निकल के आ रहे हैं, टैरिफ के थ्रेट्स निकल के आ रहे हैं, कंट्रीज आर फोकसिंग मोर ऑन देयर रिसोर्स नेशनलिज्म. सो सप्लाई चेन्स लोकेशंस जो होंगी वो नेशनलिस्ट होती जाएंगी. सो ये सब एक स्ट्रक्चरल थीम है विच इज गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ व्हाइल. At least till 2030, this is a theme which is going to play out. So we're looking at the next decade for our metals and possibly hard assets. Yes. Now I'm going to ask you a different question though, क्योंकि मेरे माइंड में यही चल रहा है. What China had was a boom, और यहाँ पे हम basically supply and demand constraints की बात कर रहे हैं, which is all fine. But that would generally mean कि जहां पे चाइना का बूम चल रहा था और चाइना का बूम खत्म हुआ और prices went down, the chances of prices going down in these commodities and also different assets is highly unlikely then. See, there would be temporary bouts of correction, but yes, major change नजर नहीं आ रहा. Reason being, see, जब भी इनके prices, इन metals की prices बहुत या commodities की prices बहुत बढ़ जाते हैं, major risk होता है substitutes का, एंड डिमांड कम होती है, बिकॉज हायर प्राइसेस पे आपको एज एन इनपुट इनको यूज करना डिफिकल्ट हो जाता है. बट सिंस कोई मेजर रिप्लेसमेंट अवेलेबल नहीं होती है, सो एक स्ट्रक्चरल थीम प्ले आउट करती है. सो कॉपर अगर हम कहें, सो इट इज नॉट जस्ट एन एआई मेटल, इट इज अ मेटल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. सो इलेक्ट्रिफिकेशन की डिमांड तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू राइज मेजरली इन एन एरा जहां हम ग्रीन एनर्जी पे ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं. हम फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी जो रिलायंस है उसको धीरे धीरे कम करेंगे. स्पेशली ये जो अभी रिसेंट हमने क्राइसिस आते हुए देखा, इट इज वन ऑफ द मेजर एनर्जी शॉक्स दैट द वर्ल्ड हैज सीन रिसेंटली. यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस और ज्यादा बढ़ेगा. बट येस, देयर आर लॉट ऑफ डाउनसाइड रिस्क ऑल्सो. कॉपर की अगर स्पेसिफिकली बात करते हैं तो फाइबर ऑप्टिक्स की वजह से कॉपर की डिमांड कुछ हद तक कम भी हो सकती है. जो हम स्ट्रक्चरल थीम की बात कर रहे हैं कि कॉपर की एआई डेटा सेंटर्स में, इलेक्ट्रिफिकेशन में, ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन में डिमांड बहुत स्ट्रांग रहने वाली है. इनफैक्ट अगर हम एक रीसेंट फोरकास्ट की बात करते हैं, सो ग्लोबल मार्केट कॉपर मार्केट डेफिसिट इज लाइकली टू इंक्रीज फ्रॉम 60,000 टन्स टू 6,40,000 टन्स इनफैक्ट इन दिस ईयर इटसेल्फ. ये गोल्डमैन सैक्स की एक फोरकास्ट निकल के आए हैं. सो उन्होंने अपने प्राइस टारगेट्स को भी इंक्रीज कर दिया. बट यहाँ पर हमें डाउनसाइड रिस्क को भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है. सिर्फ एक नैरेटिव पे आप अपनी सारी पोजिशन साइजेस को नहीं बना सकते हैं. वन इन has to be very cautious and mindful of the changing trends also. सिल्वर की भी अगर हम देखें तो सोलर पैनल्स में डिमांड इवन दो इट्स वेरी स्ट्रांग, बट वहां पर भी कुछ रिप्लेसमेंट पे काम हो रहा है. चाइना स्पेसिफिकली वी हैव ऑलरेडी सीन दैट फ्रेंजी बाइंग इन सिल्वर जो इस साल और हमने पिछले साल के में काफी स्ट्रांग आते हुए देखी. उसके बाद वी हैव ऑलरेडी सीन अ बिग करेक्शन दैट हैज कम इन सिल्वर प्राइसेस. व्हाई? नथिंग हैज चेंज्ड, बट इतने हाई प्राइसेस पे इट इज नॉट वाइबल टू यूज दैट इन सोलर पैनल्स ऑल्सो in big quantities. So चाइना में काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन चल रही है कि वो किस तरीके से सिल्वर की यूसेज को सोलर पैनल्स में कम कर सकते हैं, उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. So these are some of the factors that lead to downside corrections also in commodity prices. One has to be mindful of these. And I think the similar trend happened with palladium as well, because palladium was also used in cars, and now EVs has sort of helped that process. जहाँ पे they're using less and less of it because EVs somehow help them. They were using it before a lot. Yes. Okay, now I'm going to ask you a different question. Gold already काफी move हो चुका है 2026 में. अब सब सोच रहे हैं, सीधा सवाल है मेरा, पैसा बन गया है और भी बाकी है? सिंपल आंसर अगर मैं वन लाइन में दूं, अभी भी बाकी है. सी, जब भी कोई एसेट परफॉर्म नहीं करता हम उसको चेज नहीं करते, बट दैट इज अ टाइम व्हेन स्मार्ट मनी स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग दैट एसेट. आप जब भी देखोगे एक यूफोरिक मूव हम आते हुए देखते हैं, बीट गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और एनी अदर एसेट क्लास, बीट क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो. Everybody is chasing that. There is a feeling of FOMO that you are missing out. But when the retail investor enters, that's the last leg of that rally. Institutional investors already exit का plan कर रहे होते हैं, जहां जाके retail investors उसमें stuck हो जाते हैं और वहां पर वो साइकिल रुकती हुई नजर आती है. But now, when the prices are correcting, this is the time to enter into that commodity. The bull run is not over. पैसा अभी भी बनेगा गोल्ड में. Just about being patient.
आपको देखना होगा कि स्मार्ट मनी कैसे चेज कर रही है उसको. See, there are a lot of factors why I'm positive on gold prices, though it's a resting phase for gold after the euphoric run that we have seen last year and the beginning of this year. This is a resting phase. But फैक्टर्स कुछ और ही इंडिकेट कर रहे हैं. लास्ट ईयर अगर हम ETF की डिमांड देखते हैं ग्लोबली 84% बढ़ी. सेंट्रल बैंक्स की डिमांड for last 4 years has been upward of 800 tons. So what is this indicating? This sovereign demand is indicating something else. We are entering a fragmented world. Even though ये transition बहुत जल्दी नहीं होगा. Dollar is still one of the major reserve currency. सारे transactions में largely dollar ही use होता है. We don't have any replacement to dollar as of now. So what is happening? In this transition phase, what people are doing and what central banks are doing is they are buying more of gold because as a replacement to dollar, there is nothing else as of now. Yuan cannot take that place very quickly. It will take years because China has a lot of capital controls. And ये shifting trend इतनी immediately नहीं होगा. कोई भी currency, when it is dominant currency and a reserve currency, it stays there for 80 to 90 years. But whenever the downfall starts, it takes several years for any other currency to replace that. We're already seeing that shifting trend. Dollar in reserve assets has already declined from 71% to 58% as of December 2025, when it was 71% in 2000. So we are seeing that. And gold is the second most reserve asset in central bank reserves. So we are already seeing that shifting trend. Apart from that, जिस तरीके से global debt levels बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, almost 235 trillion, 235% of the global GDP. यहाँ पर fiat currencies पे confidence कम होता जा रहा है, and investors are scared कि क्या ये जो bonds की repayments हैं, जो interest payments हैं, क्या governments उनको honor कर पाएंगी? ये concerns बने हुए हैं, and these are the major factors that will lead to a strong up move in gold in the years ahead as well. And third is the de-dollarization theme, which in a way I've already explained, but ये theme और ज़्यादा accelerate करेगी. It's a shifting trend that will continue for a while, and that will support gold prices in the long run. सुगंधा जी, आप मुझे डी डॉलराइजेशन के बारे में a lot of people are speaking about it, और ज्यादातर मुझे एक सवाल लोग हर बार पूछते हैं कि डी डॉलराइजेशन कितना टाइम लगेगा. शुरू तो हो गया है, तो आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? इज इट गोइंग टू टेक 10-15 years? Is it, you do this on a day-to-day basis to see how trends are moving. So I know you can't give me the exact answer, लेकिन कुछ भी लोगों को आप बता सकते हैं from your research. See, what I see is जिस तरीके से गवर्नमेंट का, यूएस गवर्नमेंट का डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, उनका डेट लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, 39 ट्रिलियन का डेट है. डॉलर पे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होगा, बट येस, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट. इट विल टेक इयर्स. दिस इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल ट्रांजिशन दैट विल हैपन. हम अगर देखें तो अभी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स नहीं हो रहा है. यहाँ डॉलर पे कॉन्फिडेंस इमीडिएटली खत्म नहीं होगा. इसका एक, अगर मैं एक contrarian view बताऊं, even though Asian central banks have been buying gold as because they want to reduce their reliance on dollar, but अगर हम देखें European central bank और Japan, they are not buying gold. They are still relying on dollar. In fact, Japan की अगर हम treasury, US treasury की holding देखें, they are still significantly high, and they are not even disposing it off. China has started selling US treasuries because China BRICS को काफी ज्यादा promote कर रहा है. बट वहीं अगर हम देखें तो यूरोप और जापान में ये शिफ्टिंग ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा. सो डी डॉलराइजेशन विल टेक इयर्स टू हैपन. होगी ये थीम, इट विल बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड, बट अगर आप कहेंगे ये इमीडिएटली होगी, नहीं. बट यहीं पे वी एज समबडी हु इज बीन ट्रैकिंग मार्केट्स वेरी क्लोजली, वी आइडेंटिफाई दीज थीम्स अर्ली ऑन. Last year we have already seen that shifting trend wherein dollar was beaten down badly, and we have seen strong returns from gold as well as from silver. बट इस साल अगर हम देखें तो जो पॉलिसीज हैं यूएस गवर्नमेंट की, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया, एंड नाउ दे हैव टेकन ओवर ऑलमोस्ट ऑल ऑयल रिजर्व्स ऑफ वेनेजुएला, एंड हाउ दे आर प्रमोटिंग द ट्रेड इन ऑयल विच इज ऑल डॉलर डिनोमिनेटेड. यहाँ पर हम वापस से डॉलर की डोमिनेंस को आते हुए देख रहे हैं, बिकॉज अभी भी देखें तो डॉलर सारा का सारा ऑयल बैक, अगर हम देखें तो ट्रेड जो हो रहा है वो डॉलर में हो रहा है. सो दैट इज सपोर्टिंग द डॉलर इंडेक्स. So this theme will continue for a while जब तक हम ऑयल का ट्रेड डॉलर टर्म्स में आते हुए देख रहे हैं. डॉलर की डोमिनेंस इमीडिएटली कम नहीं होगी, बट एज वी मूव टूवर्ड्स एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी की थीम यहाँ पर प्ले आउट करती हुई नजर आएगी. और अगर हम देखें तो पूरा ऑयल रिजर्व्स पे जो हमारा जो जरूरत है हमारी, वो धीरे धीरे कम होगी.
इन दैट ऑर्डर इफ यू सी डीडॉलराइजेशन और एक्सेलरेट होगी। प्लस एक और बड़ा फैक्टर है, जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट लास्ट ईयर उन्होंने इतने टैरिफ्स इंपोज किए, नाउ दिस वॉर विद ईरान, उनकी जो पॉलिसीज हैं दे आर वेरी अनसर्टेन। सो यहाँ पर डॉलर पे कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा। इन सेंट्रल बैंक्स हु आर एक्चुअली buying gold in huge quantities, they are already indicating this trend, but it's not going to happen overnight. Thank you for answering that. अब एक interesting observation है, जब uncertainty बहुत बढ़ती है, which is currently what the markets are looking like, तब gold suddenly boring asset से most wanted asset बन जाता है, right? तो आपको क्या लगता है, नेक्स्ट रैली फियर ड्रिवन होगी या वेल्थ प्रिजर्वेशन ड्रिवन? Certainly wealth preservation. See, fear तो अभी भी है because of this war. Still we are not seeing good returns in gold. So fear तो है, but fear को market ने already digest कर लिया है. They have already discounted it. जो next rally होगी वो wealth preservation की होगी, because as I maintained, fiat currencies पे confidence erode होता जा रहा है, because M2 money supply देखें तो it's almost 101 trillion. जितना मनी सप्लाई बढ़ती जाएगी, गोल्ड उसको बैक नहीं कर रहा है अभी भी, उतना गोल्ड ही नहीं बढ़ा। सो यहाँ पर गोल्ड को बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मनी सप्लाई जिस स्पीड से बढ़ रही है, गोल्ड ऑल्सो हैज टू गो अप। सो आपको अपनी परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड को ही बाय करना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव। जिस तरीके से मनी प्रिंटिंग हो रही है, इनफैक्ट 2008 ऑनवर्ड्स इतनी ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुई है। इनफैक्ट द होल global economy, if you see, is much more dependent now on this liquidity infusion, और इतना debt pile इसीलिए accumulate होता जा रहा है। That is the only reason gold is going to go up in the long run. So it's a secular uptrend. In between cycles आएंगी जहां आपको gold में भी corrections देखने को मिलेगी, like the way we are seeing currently also, जहां real yields बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आपको, interest rates high maintained हैं अभी, further interest rate cut की expectations कम होती हुई नजर आ रही हैं, and that is the time gold gets beaten down a bit. But longer term trajectory, as I maintain, is going to go up, because it's not just central banks who are buying. There's strong investment demand as well. And there's one more angle which will add to this demand source. Institutions have started buying in gold. China last year allowed its several companies, the PF companies, insurance companies, to buy gold. Other central banks have also allowed institutions to start buying gold. So there's a structural shift in the way we look at gold. Apart from that, abhi bhi US and European investors are under invested in gold, even though Asia की side से हम strong demand आते हुए देखते हैं, but as the returns have been phenomenal in gold, वो लोग भी इसमें enter करेंगे, वहां से भी we are going to see strong ETF demand. So that will indicate a lot of strong investment demand coming in for gold from these European and US Western buyers. So that will add to another angle of gold demand, and that will be very positive for gold prices. Now, do you think that gold actually is warning the world कि global financial system में कुछ structurally wrong है? So as I maintained in starting, Shruti, beneath the surface changes नजर आ रहे हैं. अगर हम overall देखते हैं तो अभी कोई major change नहीं है. But as I correlate the current scenario with 2008, or if I talk about 1979-1980 पीरियड, जहां ऑयल 1973 के ऑयल एम्बार्गो के बाद हमने एक फिनोमिनल रन तो आते हुए देखा गोल्ड एंड सिल्वर में, बट ऑयल प्राइस शॉक की वजह से बाद में ग्लोबल इकोनॉमी में हमने एक मेजर स्लो डाउन आते हुए देखा. सेम सिनेरियो इमर्ज इन 2008 आल्सो, व्हेन ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेटेड टू $147 अ बैरल. उसके बाद हमने एक मेजर स्लो डाउन आते हुए देखा, एंड दिस कुड बी अ ट्रेंड व्हिच कुड इमर्ज इवन राइट नाउ. And I'm drawing a lot of similarities from 2008 in 2026. We already have had these tariffs playing out, जिससे global economy पे major impact हमने आते हुए देखा. Now with oil price shock, inflation is rising. इसका impact क्या होगा? Global economy पे major impact हो सकता है. So now अगर यहाँ पर global economic slowdown बढ़ता है, defense spending already बढ़ती हुई नजर आ रही है, so इससे हमारी जो incomes हैं, they will start squeezing. Even though अभी कोई मेजर ट्रेंड्स चेंज नजर नहीं आ रहे, बट इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी गिविंग अ वार्निंग सिग्नल. इन्फ्लेशन का अभी जो हम डीप डाउन इफेक्ट देखेंगे, रिपल इफेक्ट्स आते हुए देखेंगे अदर सेक्टर्स में, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी. और गोल्ड यहाँ पर ये ऑलरेडी इंडिकेशंस देता हुआ नजर आ रहा है. अभी इट्स इन अ रेस्टिंग फेज, बिकॉज हम ऑलरेडी एक रैली को देख चुके हैं लास्ट ईयर, बट दिस रैली हैज फर्दर लेग्स टू इट, एंड गोल्ड इज ऑलरेडी इंडिकेटिंग कि यहाँ पर बीनीथ द सरफेस काफी ज्यादा रिस्क हैं. ऑलरेडी डेट लेवल्स ऑलरेडी बढ़े हुए हैं,
स्टेबिलिटी को लेके काफी ज्यादा रिस्क इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं. सो गोल्ड इज लाइकली टू परफॉर्म वेल इन सच पीरियड्स. We had already seen that similar cycle in 2008 to 2011, and I foresee similarity in 2026 also. So going forward for next 2 to 3 years, gold में एक positive trend overall रहेगा, even though in between corrections आएंगी because of the movement in dollar index and the yield curve as well. But otherwise, the larger structural trend is here to stay. Got it. Now, आपने सिल्वर भी मेंशन किया है, तो सिल्वर को थोड़ा हम देख लेते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग मेटल है ये. कभी गोल्ड जैसा बिहेव करता है, कभी इंडस्ट्रियल मेटल भी बन जाता है, राइट? तो हिस्टोरिकली सिल्वर डिमांड को कौन से फैक्टर्स सबसे ज्यादा ड्राइव करते हैं? सो सिल्वर के लिए इट्स ऑल्सो इन इंडस्ट्रियल मेटल एज वेल एज अ प्रेशियस मेटल. सो इट इज करंटली, अगर हम देखें तो ये एक इंटरसेक्शन पे है ऑफ मल्टीपल, अगर हम कहें स्ट्रक्चरल मेगा ट्रेंड्स. यहाँ पर we have solar panel demand, we have demand from electric vehicles, we have demand from semiconductors, electronics, artificial intelligence, infrastructure और grid modernization. ये सारे factors हैं और ये theme अभी तो die down नहीं करेगी because as I maintain, जब भी कोई structural changes आते हैं economies में, lead back by कोई भी world war के बाद हमने reconstruction की demand आते हुए देखी, हमने industrial revolution आते हुए देखी, चाइना में एक strong boom आते हुए देखा. These were the previous super cycles. Now, जो super cycle जो indications दे रही है, जो अभी एक shifting trend है, that's towards renewable energy. So यहाँ पर सिल्वर की डिमांड बहुत strong बढ़ती हुई नजर आ रही है. Apart from that, जिस तरीके से AI का इतना boom है, so यहाँ पर electronics, यहाँ पर भी काफी डिमांड रहेगी. 5G टेक्नोलॉजी में भी काफी डिमांड रहेगी. एंड डिमांड के साथ साथ अभी सप्लाई मैचअप नहीं कर पा रही है. बिकॉज कॉपर के साथ ही निकल के आती है सिल्वर. सिल्वर की अपनी अलग से कोई माइनिंग नहीं होती है. जो भी कॉपर की माइंस होती है या जिंक की माइंस होती हैं, उन्हीं का बाय प्रोडक्ट होती है सिल्वर. सो आप सिल्वर की अवेलेबल इन्वेंट्रीज को इमीडिएटली नहीं बढ़ा सकते हो. पिछले अगर हम 7 से 8 सालों में देखें तो ऑलमोस्ट 800 मिलियन आउंसेस का हमने ओवरऑल क्यूमुलेटिव डेफिसिट आते हुए देखा है. सो ये इंडिकेशंस दे रहा है कि अभी आगे सिल्वर की डिमांड जिस तरीके से बढ़ रही है, सप्लाई तो मैच नहीं कर पाएगी. इट विल टेक 5 to 10 years to match up to this demand. So जो थीम है that is going to stay here. And apart from that, ETFs में जो डिमांड निकल के आ रही है, इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है. सिल्वर एक अलग ही थीम को रिफ्लेक्ट कर रही है अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमी. ओवरऑल शिफ्टिंग ट्रेंड टुवर्ड्स मेटल्स, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. बिकॉज पहले जो हमने साइकिल्स आते हुए देखी, वहां पर लार्जली एक स्पेकुलेशन ड्रिवन डिमांड ज्यादा हमने आते हुए देखी सिल्वर में. अगर हम स्पेशली 1979 की बात करते हैं, जहां सिल्वर की काफी ज्यादा होर्डिंग हुई थी, उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग अपसर्ज आते हुए देखा था सिल्वर में. नाउ दिस ट्रांजिशन इज बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग डिमांड, जो एक स्ट्रक्चरल डिमांड है, जो टेल विंड्स हैं, वो डिमांड की साइड से निकल के आ रहे हैं एंड सप्लाई कंस्ट्रेंट है यहाँ पर. दिस इज अ वेरी मेजर फैक्टर जो सिल्वर को काफी हद तक सपोर्ट करेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स बाय यूएस एंड चाइना, ये भी एक अनदर फैक्टर है जिसकी वजह से सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स बने रहेंगे. एंड इट वाज एडेड टू क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट. ये चेंजेस हैं जो सिल्वर में वी हैव टू आइडेंटिफाई अर्ली ऑन. एंड लास्ट ईयर वी हैव ऑलरेडी सीन दैट यूफोरिक रैली. नाउ आफ्टर दिस रेस्टिंग फेज, दिस कंसोलिडेशन फेज, सिल्वर इज अगेन लाइकली टू इन्वाइट लॉट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट. दिस इज माई व्यू कि नेक्स्ट 3 to 4 years यू आर गोइंग टू सी स्ट्रॉन्ग रैली इन सिल्वर. एंड जो लोग इस शिफ्टिंग ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, in my sense, they would be able to generate lots of wealth. Once in a lifetime opportunity रहेगी. ऑलरेडी रह चुकी है लास्ट ईयर. अभी दोबारा से आपको another leg of rally देखने को मिलेगी. But there is a lot of volatility in silver. Does that mean as the supply and demand thing comes into play, that will be less volatile? Because like you said, jitna demand hai utna supply nahi hai. So is that what your thinking is? Yes, Shruti, to an extent you are right. Beta of silver is quite high because इसका market size काफी छोटा है. So जो भी swings होंगे that will be काफी wide, काफी बड़े swings देखने को मिलेंगे. But structural theme intact है. इन बिटवीन जब भी प्राइसेस ओवरशूट हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सेसिव स्पेकुलेशन होगी, तो यहाँ पर आपको जरूर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी. इंस्टीट्यूशंस एग्जिट करते हुए नजर आएंगे. ये जरूर होगा. किसी भी एसेट क्लास में जब ओवर एक्सूबरेंस हम आते हुए देखते हैं तो ट्रेंड्स कुछ हद तक चेंज होते हुए नजर आते हैं. ओवर सप्लाई भी निकल के आती है बिकॉज
अगर हम देखें तो ऑन ग्राउंड इन्वेंट्रीज जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, दे स्टार्ट कमिंग आउट. वो हैं तो अवेलेबल ना, इवन दो माइन सप्लाई नहीं बढ़ रही है, बट ऑन ग्राउंड इन्वेंट्रीज आर स्टिल देयर, राइट? बट व्हेन यू सी प्राइसेस आर वेरी हाई, एंड दैट इज द राइट टाइम व्हेन द जो ऑलरेडी मेटल अवेलेबल है दैट स्टार्ट्स कमिंग इनटू द मार्केट. वहां पर आप देखेंगे काफी लोग सेल करने के लिए आ जाते हैं, जिनके पास फिजिकल में सिल्वर है या जो भी उनके पास इन्वेंट्रीज दे आर लाइंग विद देम, दे स्टार्ट टू लॉक इन प्रॉफिट्स. दैट लीड्स टू सम करेक्शंस इन प्राइसेस. बट वही लोग आपको दोबारा से चेज करते हुए नजर आएंगे जब प्राइसेस दे स्टार्ट गोइंग अप अगेन येट अगेन. बट यस, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइसेस कहाँ पीक आउट कर रहे हैं and kaha it's an accumulation phase. So now I feel towards $55, 56, that would be a good accumulation zone for silver. We've already seen prices correcting from $120 an ounce to $61 an ounce. If you see some more correction towards $50, which is I feel a very strong area jahan se last year we had seen a breakout, and that would be one area around which you will see a lot of accumulation coming in silver. Because ye wali cycle 1979 की तरह नहीं है. This is a different cycle backed by strong fundamentals. यहाँ पर एक fundamental change है. ये positive है because industrial demand अभी silver की देखें तो almost 50% है. It's not just the investment demand, because gold, if you see largely you see investment demand or demands from jewelry sector. But silver में एक main catalyst रहता है industrial demand. यहाँ industrial demand बहुत major changes लेके आ रही है. अगर आप figures को भी देखेंगे, silver के returns को भी देखेंगे, तो सिल्वर ने पिछले 5 सालों में गोल्ड को अंडर परफॉर्म किया, बट लास्ट ईयर सारा का सारा उसने कैचअप किया है. नाउ इट इज परफॉर्म बेटर देन गोल्ड. इफ यू सी द क्यूमुलेटिव पीरियड ऑफ लास्ट 5 years सिंस 2020, इफ यू सी सिल्वर हैज एक्चुअली आउट परफॉर्म गोल्ड. सो सारा कवर अप हो गया बिकॉज ये शिफ्टिंग ट्रेंड्स हैं एंड दीज आर मेगा ट्रेंड्स. Sugandha ji, we're going to talk about copper now. I think we've talked about silver enough in the starting. हमने अभी भी बात की है सिल्वर की थोड़ी बहुत, लेकिन कॉपर को डॉक्टर कॉपर या PhD ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है क्योंकि वो एक्चुअली इकोनॉमी को डायग्नोज करता है. ठीक है, तो आज कॉपर हमें ग्लोबल ग्रोथ के बारे में क्या बता रहा है? सी कॉपर ये इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रक्चरल डिमांड स्ट्रांग है बट ग्लोबल इकोनॉमी यूनिफॉर्मली स्ट्रांग नहीं है. जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन लेड डिमांड थी ये नहीं आ रही है अभी कॉपर में. सो अगर आप चाइना से भी देखोगे इट इज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड फॉर कॉपर. यहाँ जो डिमांड निकल के आ रही है वो लार्जली ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन में निकल रही है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में निकल रही है. बिकॉज एक ICE इंजन की बात करें या एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, वहां पर 25 ग्राम्स ऑफ कॉपर यूज होता है, तो यहाँ 60 ग्राम्स ऑफ कॉपर यूज होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में. सो डिमांड काफी स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में. अभी अगर हम एक डेटा की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्शंस निकल के आ रही हैं कि डेटा सेंटर्स में भी जो कॉपर की डिमांड है वो 2025 में थी 1.1 मिलियन टन्स, जो बढ़ के 2.5 मिलियन टन्स तक हो सकती है बाय 2040. सो अलग डिमांड सोर्सेज निकल के आ रहे हैं. यहाँ ग्लोबल इकोनॉमी की एक्सपेंशन नहीं हो रही है जिसकी वजह से कॉपर की डिमांड निकल के आ रही है. कॉपर की डिमांड अलग सेक्टर्स से निकल के आ रही है. एज आई स्पोक इन द बिगनिंग कि यहाँ पर एक मेजर स्ट्रक्चरल चेंज है, जो एक ग्लोबल इकोनॉमी की जो थीम है दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं. ये एक मेगा थीम है जिसपे जो मेटल्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी डिमांड अगले कुछ सालों में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी. बीट एल्यूमिनियम ऑल्सो फॉर दैट मैटर, रेयर अर्थ मटेरियल फॉर दैट मैटर, सिल्वर, कॉपर. These are the metals which are likely to benefit. Not everything will benefit from this transition. Got it. Now, you mentioned electrification, you mentioned renewable energy, you mentioned EV. अब इन सब में से कौन सा डिमांड ड्राइवर स्ट्रक्चरली मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है आपको? I think grid electrification सबसे इम्पोर्टेंट है. इवन दो कुछ बाकी चीजों में अगर आप देखोगे AI का बूम कुछ हद तक सेटल हो सकता है फॉर अ वाइल, बट ओवरऑल ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम होगा. डेटा सेंटर्स में एज यू कैन सी काफी इन्वेस्टमेंट्स होती हुई नजर आ रही हैं. यहाँ ये थीम आपको प्ले आउट करती हुई नजर आएगी. बट यस, यहाँ पर भी एक आपके पास डाउनसाइड रिस्क जरूर है. कुछ भी टेक्नोलॉजी में अगर शिफ्ट होते हैं या फाइबर ऑप्टिक्स की यूसेज ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, वो कॉपर को कुछ हद तक रिप्लेस कर सकती है. ये एक भी इन बिटवीन यहाँ पर आपको कुछ क्रैक्स भी नजर आएंगे कॉपर की रैली में. आपको लीनियर अपमूव, एज आई मेंटेन्ड अर्लियर, लीनियर अपमूव नहीं होगी.
सो आपको कमोडिटीज में सिलेक्टिव प्ले करना होगा. ऐसा नहीं है कि आप लार्जर बेट्स ले लें कॉपर पे या एल्यूमिनियम पे या फॉर दैट मैटर सिल्वर पे. यू हैव टू टाइम इट ऑल्सो. इवन दो अगर आप आज से 5 सालों बाद देखेंगे आपको कॉपर की प्राइसेस हायर मिलेगी. बट इन बिटवीन डू यू हैव द stomach to digest all the corrective rallies also? So for that matter, you have to have constraints about your position sizing, your risk management. ये focus करना बहुत जरूरी है. Otherwise, you are not going to be on the win-win side. You have to work on these factors as well. सिर्फ एक मेगा थीम को आइडेंटिफाई करके आप नहीं चल सकते हैं. आपको यहाँ पर इन चीजों पे भी थोड़ा सा फोकस करना होगा. सुगंधा जी, अगर मैं आपको पूछूं कि 5 साल में गोल्ड का प्राइस कहाँ पे होगा, तो व्हाट इज योर व्यू एंड सजेशंस ऑन दिस? तो श्रुति, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन कि क्या थीम्स है जो प्ले आउट करेंगी गोल्ड के लिए. सो माय व्यू इज वेरी पॉजिटिव. इन बिटवीन करेक्शंस certainly आएंगी. दैट्स पार्ट ऑफ एनी एसेट क्लास. यू कांट सी एनी एसेट which is always at the top. You will see cycles in that. But if you see the larger structural trend in gold, that is still very positive. And I see gold prices at $10,000 to $12,000 an ounce in next 5 years. Because as I maintained, a lot of factors are still very, very supportive for gold. Be it the high global debt levels और अगर हम interest की repayments की भी बात करते हैं US economy में, they have crossed a significant milestone of $1 trillion उनकी interest servicing की cost है. Plus the de-dollarization theme. अगर हम geopolitical risk की भी बात करते हैं, they are going to stay here for a while. ये सारे फैक्टर्स हैं विच आर वेरी सपोर्टिव एंड स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिमांड. जिस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है, एंड सेंट्रल बैंक्स दैट सॉवरेन डिमांड इज एडिंग टू अनदर एंगल. सी, जो सेंट्रल बैंक्स की डिमांड होती है वो 1 साल की नहीं होती है, 2 साल की नहीं होती है. इट्स अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट. दे डू नॉट बाय फॉर शॉर्ट टर्म. उनका कोई टैक्टिकल प्ले नहीं होता है. एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट होता है. दे वॉन्ट टू ओन गोल्ड एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट which can protect the economies from any currency volatility, any geopolitical risk, and they want to reduce their reliance on any single currency. And that is the reason central banks have been accumulating gold. Even though we have heard news कि इस साल कुछ central banks ने gold की selling करी, yes, this is true. But if you still see net buying है, इस साल के Q1 की भी बात करें 2026, 244 tons की buying हुई है by central banks. So net overall picture देखें अभी भी काफी strong है. Yes, few central banks had to sell gold because they wanted to have dollar liquidity to buy crude oil and for their energy security. But otherwise, largely central banks, especially अगर हम Asian central banks की बात करते हैं, बहुत सारे वो लोग gold में buying कर रहे हैं. In fact, if I talk about India specific scenario also, because I belong to this country, RBI has been overall accumulating gold in big quantities. We have huge gold reserves of almost 880 tons. 2017 to 2018 onwards, RBI has been steadily accumulating gold. In fact, Russia also did that since 2022 when Russia's assets were frozen by the Western world. Almost 300 billion worth of assets were frozen by the Western world. Since then, Russia started accumulating gold. In fact, they have made profits of almost 200 billion only in their gold reserves. So, almost kind of compensated for the frozen assets, most part of it. So this is a trend which is going to stay here for a while. And as I maintained earlier also, in this world where we are already seeing कि डॉलर पे कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, we are moving towards a multipolar world, a fragmented world. Gold plays a major role here. So the larger trend is going to be positive. In between cycles आएंगी जहाँ को corrections मिलेंगी, but overall trend positive. So if I ask you about silver now as well, Sugandha ji, where is silver in 3 years time? Oh, 5, sorry, we're working to 5 years. Where is it in 5 years time for you? I see silver also performing very well. I see silver at $200 per ounce. Major reason, last year we have seen a major breakout. After several years, after 1980, that was a major breakout that we have seen about $50 an ounce. ये ट्रेंड फिजल आउट नहीं करेगा. दिस इज अ प्राइस पैटर्न ऑल्सो. अपार्ट फ्रॉम दैट, बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स जिसकी हमने ऑलरेडी काफी बात करी. आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट इट. ग्रीन एनर्जी की ट्रांजिशन में, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, ऑल ऑफ दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर सिल्वर.
and supply not being able to match up to demand. Structural shift plus strong investment demand in silver. AUMs of ETFs have been soaring significantly, swelling, even though कुछ outflows जरूर देखने को मिले हैं, but जिस तरीके से सिल्वर ने रिटर्न्स दिए हैं उससे सब लोगों का इंटरेस्ट सिल्वर में काफी बढ़ता हुआ नजर आया. So everybody is looking for alternative assets as compared to traditional equities and bond investments. Alternative investments में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. You see the frenzy buying in cryptocurrency also, even though अभी cool off हुआ है काफी जरूर, वो होता रहेगा. That's a part of any cycle of any asset class. You will see peaks, you will see troughs, but then larger trend is still positive. जिन लोगों ने early on entry करी उनको फायदा मिलेगा. Okay. And I guess if I don't ask you about copper, everybody is going to say you spoke about it though. So give us a rundown of pricing on copper in 5 years. I would not give it right now. I would not give it right now. Let's keep it for next time because copper के जो graphs हैं वो बहुत अभी volatile हैं. I will certainly talk about it. Let's keep this for next time. Investors should certainly watch your next podcast. We will certainly talk about copper price prediction in our next podcast. Done deal. Got it. Now I'm going to ask you a question. You perhaps have answered it, maybe not in this last question. अगले 3 या 5 साल में इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या हो सकता है? आपको क्या लग रहा है? See, I think सबसे बड़ा रिग्रेट होगा to not participate in the commodity rally. Largely देखें तो wealth creation is driven by equity investments, right? And commodities पे इतना focus नहीं रहता है. I think next 10 to 20 years commodities are going to do very well because I can see this shift and I do some time cycle analysis also, which is indicating. So time cycle analysis works on shorter term time frames also. Yes, we do that very occasionally, but larger term trends को भी indicate करता है. हमने टेक्नोलॉजी का बूम ऑलरेडी आते हुए देखा है, वो अभी भी रहेगा AI का बूम, but focus on mining is likely to resume in a very very big way. मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस होगा, माइनिंग पे फोकस होगा, बिकॉज माइनिंग में पिछले काफी सालों से काफी अंडर इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और इसकी वजह से हम कमोडिटी प्राइसेस में एक बूम आते हुए देख रहे हैं. इसकी वजह से अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होती हुई नजर आएंगी और जब तक इनकी सप्लाई निकल के नहीं आएगी मार्केट में, यू आर गोइंग टू सी अपवर्ड स्पाइरल्स इन प्राइसेस. ये साइकिल अभी अगले 10 से 20 साल रहने वाली है. मेटल्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है, otherwise you will miss on this rally. So now the focus is not on fiat currencies, the focus is on hard asset, owning something real, because उसकी वैल्यू यही आपकी परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करेगी. अदरवाइज आपकी परचेजिंग पावर में मेजर इरोजन हम आते हुए देख सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से इतनी एंडलेस मनी प्रिंटिंग होती जा रही है, देयर इज करेंसी डीबेसमेंट एज ऑफ नाउ, डी डॉलराइजेशन की जो थीम हम बात कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आएगा, वेस्टर्न नेशंस अपनी जो डोमिनेंस है उसको कुछ हद तक लूज करते हुए नजर आएंगे. फोकस यहाँ पर ब्रिक कंट्रीज की तरफ जाता हुआ नजर आएगा और इनके पास काफी रिसोर्सेज हैं. एंड दिस इज मेगा थीम विच इज गोइंग टू प्ले आउट. यहाँ पर आपको कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट्स पे जरूर फोकस करना चाहिए. स्पेशली जो थीम्स की हमने आज बात की, श्रुति, यू करेक्टली आइडेंटिफाई the 3 metals which I feel are going to be here for a while now, which are going to stay in demand: copper, gold, silver. These are mega themes जिस पे focus करना बहुत जरूरी है. Sugandha ji, I really want to thank you. Okay, you've taken this time on a Sunday to have this wonderful chat. I think my viewers are going to be very interested in listening to this. So thank you so much. Thank you, Shruti, for inviting me.